नावल गोरकन का बेटा। रात के 2 बज रहे थे और ये तीसरी कब्र थी जो वो खोदने की कोशिश कर रहा था। सुबह 10 बजे तदफीन होनी थी तो उसने सोचा फजर के बाद थोड़ी देर सो जाएगा, अगर अभी से कब्र तैयार कर दे ताकि सीमेंट वगैरह सूख जाए। मगर पहली कब्र में एक बहुत बड़ा पत्थर निकल आया। दूसरी कब्र खोदी तो वहाँ गंदा पानी था, हालांकि उसके आसपास कोई गटर लाइन नहीं जा रही थी। और ये तीसरी कब्र खोदते हुए उसके पैर जलने लगे। ज़मीन बहुत गर्म हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि किसी तंदूर पर खड़ा हुआ है। मगर अब उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो कोई चौथी जगह ढूंढे। लिहाजा जल्दी जल्दी अपना काम निपटा कर वो बाहर निकल आया और अपने 20 साला बेटे को आवाज़ देकर अपने पैरों पर पानी डलवाया। ऐसा लग रहा था जैसे छाले निकल आएंगे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। गोरकन ने आसमां की तरफ देखा। क्या हुआ बाबा, क्या देख रहे हो? बेटा बस क्या बताऊं, जो मैं देखता हूं अल्लाह ना करे तू भी देखे। अब मुझसे वैसे भी काम नहीं होता और आज तो बहुत थक गया। अल्लाह बेहतर जानता है, मगर लगता है कोई बहुत ही गुनाहगार आने वाला है। जब भी तो ये कब्र अभी से गर्म है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह हमें माफ़ करे। अरे बाबा, तुम ऐसे ही वहम कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। गुल खान ने उस वक्त अपने बेटे की बात की तरदीद नहीं की, मगर उसकी एक उम्र गुजरी कब्रिस्तान में। उसे तो कब्र खोदते हुए ही अंदाज़ा हो जाता था कि आने वाला क्या लेके आ रहा है। हो सकता है उसके वहमात हों या उसके अपने अंदाजे, मगर अब कब्रिस्तान में उम्र गुजारने वालों को बहुत कुछ अंदाज़ा हो जाता है। मगर लोग कहते हैं कि गोरकन नफसियाती होते हैं। उसका बेटा भी अभी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के फारिग हुआ है। पढ़ाई में दिल नहीं लगता, मगर ज़बरदस्ती उसे मैट्रिक करवाया। वो नहीं चाहता कि उसके बेटे की ज़िंदगी भी इसी कब्रिस्तान में भटकते हुए गुजरे। 10 साल हुए बीवी को फौत हुए, वो भी यहीं उसकी कुटिया के पीछे दफन है। खुद उसने भी अपना बंदोबस्त कर रखा है, इसलिए चाहता है कि मरने से पहले उसके बेटे को कहीं कोई छोटी मोटी मुलाजमत ही मिल जाए। वो सोने के लिए कुटिया में आके लेटा ही था कि पीछे से रशीदा के रोने की आवाज़ आने लगी। ले फिर शुरू हो गई। अब नहीं सोने देगी मुझे रशीदा, तूने अपनी ज़िंदगी में भी मुझे चैन नहीं लेने दिया और अब मर के भी तू चुप नहीं होती। अभी सोने दे, बहुत काम है सुबह। गुल खान, उसके दादा, फिर बाप और अब वो खुद इस कब्रिस्तान में गोरकन थे। कितने आए और मट्टी में दफन हो गए। उसके दादा, बाप और उसकी बीवी भी सब इसी कब्रिस्तान में मदफून हैं। मगर अब वो बहुत थक गया है। उसे अब इस काम से घबराहट होने लगी। इसीलिए सलीम के पीछे पड़ा हुआ है कि वो कुछ पढ़ ले, मगर सलीम पता नहीं किन चक्रों में रहता है। सुबह होते ही सलीम मैयत के आने की तैयारियों में लग गया है और उसने अपने बाप से ये ज़रूर पूछा कि किसकी मैयत है, औरत की या आदमी की। गुल खान सर झटक के बोला, मैं नहीं पूछता, पूछ के करना क्या है मैंने। हर तदफीन के बाद सलीम कब्र के इर्द गिर्द मंडलाता रहता है, अपने बाप को घर भेज देता है और कहता है रात को मैं देख लिया करूँगा। कभी उसके दोस्त भी आते हैं। पता नहीं रात भर कब्रिस्तान में क्यों फिरते रहते हैं ये लोग। गुल खान सीधा साधा आदमी है और अब तो बूढ़ा भी हो गया है। बस उसने अपनी बीवी के बराबर में अपने लिए जगह बना ली है और उसे अच्छी तरह पता है कि जिस दिन वहाँ जाके लेटेगा ना, उस दिन से रशीदा का रात का रोना बंद हो जाएगा। मोहब्बत भी तो बहुत करती थी उससे, अब उसके बगैर दिल भी नहीं लगता होगा ना, इसलिए रोती है रातों को। मगर कुछ दिन से उसके रोने में शिद्दत आ गई है और वो गुल खान को आवाज़ें भी लगाती है और कभी कभार लगता है सलीम को डांट रही है। आ जाऊँगा नेक बख्त, आ जाऊँगा, जल्दी आ जाऊँगा, परेशान ना हो। लोग ठीक ही कहते हैं, गोरकन वाकई नफसियाती होते हैं। अगली सुबह एक और हंगामा गुल खान का मुंतज़िर था। जिस औरत की तदफीन हुई थी उसके लवाहिकीन जब सुबह आए तो उन्हें ऐसा लगा कि कब्र पर दोबारा ताज़ा मिट्टी डाली गई है और उन्होंने शोर मचा दिया। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस वालों ने कहा, अगर आप लोगों को कोई शक है तो आप कब्र दोबारा खुलवा के चेक करें कि आपका मुर्दा अंदर मौजूद है कि नहीं। मगर किसी भी अपने के लिए एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। जिन लोगों को मिट्टी के हवाले कर दिया जाता है उन्हें दोबारा इस तरह बेहुरमत करना नामुमकिन होता है। पूरा दिन लगाकर उन्होंने कब्र पक्की करवाई और अंधेरा होने तक वहीं बैठे रहे। गुल खान को अलग से भी पैसे दिए कि वो कब्र का ख्याल रखे। अक्सर लोग ऐसा करते हैं और वो पैसे भी सलीम उठा के ले जाता है, ना मालूम किन चक्रों में रहता है।
اسے ان سب باتوں کی سمجھ نہیں آتی، وہ سلیم کے پیچھے پیچھے نہیں پھر سکتا۔ وہ تو بس روزانہ رشیدہ کے برابر کی جگہ کی صفائی کرتا ہے اور اسے تسلیاں دیتا ہے کہ میں جلد آنے والا ہوں۔ دعا کر سلیم کی کہیں نوکری لگ جائے، مگر پھر بھی رشیدہ کے رونے کم نہیں ہوتے۔ اکثر راتوں کو روتی ہے، کبھی کبھی چیخنے بھی لگتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کی بیوی اس کی محبت میں رو رہی ہے۔ اسے ایسی آوازیں سنتے زندگی گزر گئی۔ کہنے کو یہ شہر خاموشاں ہے، مگر کوئی ان گورکنوں سے تو پوچھے کہ کتنا شور ہوتا ہے وہاں، خاص کر راتوں کو، اور خاص کر اس دن جب کوئی تازہ قبر بنی ہو، کوئی نیا اس شہر میں آ کے آباد ہوا ہو۔ بہت وقت لگتا ہے اسے اس نئے ماحول میں رچنے بسنے میں۔ پہل تو خوب رونا دھونا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ خاموشی، مگر جب تک کوئی نیا آ جاتا ہے شور کرنے کے لیے۔ آج رات پھر گل خان کی آنکھ لگی ہی تھی کہ ایک لڑکی کی دلدوز چیخ کی آواز آئی۔